हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। आज हम क्लास 12th वोकेशनल एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट एडवांसेस इन रिटेलिंग का फर्स्ट सेशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने एडवांसेस इन रिटेलिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। रिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिटेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो चार्ट है ये आपको दिखाया हुआ है। कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई सी भी एंटरप्राइज होती है, उसमें सबसे ऊपर जो हेड पोजीशन पर आते हैं वो शेयर होल्डर या ओनर आते हैं। शेयर होल्डर भी एक तरह से कंपनी के ओनर ही माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास कंपनी की ओनरशिप का कुछ पार्ट होता है, कुछ हिस्सा होता है। शेयर होल्डर के बाद यहाँ पर स्ट्रेटेजी कमेटी होती है, इंस्पेक्शन होता है, फिर बोर्ड होता है फिर आता है लीगल डिपार्टमेंट, फाइनेंस सेंटर में अकाउंटिंग भी होगा, कैशियर भी होगा। फिर बाद में आते हैं डायरेक्टर को हम CEO भी कह सकते हैं या ओनर भी हो सकते हैं। तो डायरेक्टर के बाद कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डिपार्टमेंट आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन मतलब निर्माण करने वाला विभाग, जिसमें कोई सा भी प्रोडक्ट, कोई सा भी उत्पाद बनाया जाता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी आगे हमने क्लासीफाई किया हुआ है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, फिर क्वालिटी मैनेजर है, क्वालिटी एनालिसिस QA मैनेजर जो है क्वालिटी एनालिसिस मैनेजर। फिर मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस जो मशीन्स है उनको मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। लॉजिस्टिक्स में जितनी भी ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ होती हैं या रॉ मटेरियल को अपने यहाँ इंडस्ट्री तक लाना ले जाना का जो काम होता है लॉजिस्टिक्स में आता है। फिर परचेजिंग भी जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसमें रॉ मटेरियल के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ख़रीदना पड़ता है, वो परचेजिंग में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट। टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट। जब भी कोई प्रोडक्ट होता है उसको डिज़ाइन करने का काम किया जाता है, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में किया जाएगा। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये भी टेक्निकल डिपार्टमेंट का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ब्रांड आएगा या एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव आएगा। जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टाइज बनाया जाता है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आएगा। फिर है ट्रेड मार्केटिंग जो भी आप प्रोडक्ट बेचने वाले हो उसकी किस तरह से हमें मार्केटिंग करनी है, किस तरह से उसको कस्टमर तक बेचना है। प्रमोशन या मीडिया, प्रमोशन हमें किन किन मीडिया से किस किस ज़रिए से हमारे प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार करना है। न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे ऐड देने हैं, या टीवी, मोबाइल या ईमेल के ज़रिए जो भी मीडियम होता है उसके माध्यम से हम हमारे प्रोडक्ट का या सर्विस का प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशंस। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही पार्ट होता है पब्लिक रिलेशन। जो भी हमारे कस्टमर हैं, कस्टमर से टाइम टू टाइम फॉलो अप करना, उनको फ़ोन करके हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना। अगर किसी ने हमारी सर्विस या प्रोडक्ट ले लिया है तो उनसे उसके बारे में फ़ीडबैक लेना, ये पब्लिक रिलेशन में आता है। फिर है मार्केट एनालिस्ट वो होते हैं जो समय समय पर मार्केट का जांच करते हैं कि किस मौसम में, किस महीने में किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड या मांग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट जो है उसमें एक सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, फिर आता है कस्टम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, फिर होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये भी एक तरह से टेक्निकल डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है, लेकिन इसको कस्टमर सर्विस का डिपार्टमेंट अलग इसलिए किया है क्योंकि हमें कस्टमर्स की जो भी परेशानी आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन किस तरह से करना है, इसलिए इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल अलग रखा गया है। फिर सबसे लास्ट में आता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में सबसे पहले आते हैं ट्रेनिंग ग्रुप, फिर आता है रिक्रूटमेंट टीम। ट्रेनिंग ग्रुप में आपके एम्प्लॉयज़ को समय समय पर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं या कंपनी की पॉलिसीज़ में चेंजेस आते हैं
तो उसके बारे में हमें कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को समय समय पर ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो उसके लिए एक ट्रेनिंग ग्रुप होता है। फिर आता है रिक्रूटमेंट टीम। रिक्रूटिंग टीम ये क्या करती है, जब भी हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होती है, काम करने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उनको हमारे यहाँ पर रिक्रूट करने का काम करते हैं। ये इंटरव्यूज़ लेते हैं या टेस्ट लेते हैं, या अगर उनका कोई टेक्निकल फील्ड के लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उनकी जो टेक्निकल कैपेसिटी है या उनके अंदर जो एबिलिटी है टेक्निकल, वो चीज़ चेक की जाती है। फिर आता है ऑफिस सपोर्ट। ऑफिस सपोर्ट जो है, इसको बैक ऑफिस भी कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही पार्ट होता है बैक ऑफिस, जो सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। नेक्स्ट है कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स। क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को समय समय पर मोटिवेट करने के लिए कंपेंसेशन या बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे दिवाली के टाइम पर कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है। उसके अलावा अगर किसी को टारगेट दिया, किसी ने टारगेट अचीव कर लिया है, तो उसको अलग से बेनिफिट या कंपेंसेशन दिया जाता है। ये आएगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। ये हमने चार्ट देखा है। सबसे ऊपर जो आएगा, हम अगर ऊपर शेयर होल्डर्स या 3 जो रोज़ हैं इनको हटा दें, अगर हम डायरेक्टर से भी बनाना चाहें तो डायरेक्टर से भी हम चार्ट बना सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में यही चार्ट दिया हुआ है, शेयर होल्डर से हमें स्टार्ट करना है। शेयर होल्डर्स के बाद स्ट्रेटेजिक कमेटी आएगी, इंस्पेक्शन आएगा, फिर बोर्ड आएगा। बोर्ड में भी कुछ 5 मेंबर्स होते हैं। फिर लीगल डिपार्टमेंट, फाइनेंस सेंटर, अकाउंटिंग, कैशियर, ये इसमें आ जाएगा फाइनेंस वाले पार्ट में। फिर डायरेक्टर के बाद हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग किया है। इसको हम इस तरह से समझते हैं, आप सभी स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में आपका टीचिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, जिसमें आपके फर्स्ट ग्रेड टीचर होते हैं जिन्हें लेक्चर्स बोला जाता है, सेकंड ग्रेड टीचर होते हैं, थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं। टीचिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट आता है, जिसमें आपकी स्कूल के प्रिंसिपल सर रहेंगे, और आपके स्कूल में जो यूडीसी, एलडीसी होते हैं वो भी नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में ही आते हैं। ठीक है। हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो अलग अलग हो सकता है। ये इसमें एक स्टैंडर्ड बता रखा है कि रिटेल एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशनल का चार्ट किस तरह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिटेल संगठनात्मक संरचना। इसी को हम आगे और क्लियर कर रहे हैं। सबसे ऊपर हमने देखा था मालिक, जिसको ओनर, सीईओ या प्रेसिडेंट या अध्यक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोर संचालन। एक रिटेल स्टोर में किस किस तरह की पोस्ट्स होती हैं, किस तरह के पद होते हैं, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। स्टोर संचालन में एक तो मैनेजमेंट आएगा, कैशियर आएगा, और बिक्री स्टाफ, जो बेचने वाले सेल्स स्टाफ होते हैं, वो स्टोर संचालन में आएगा। ये इसकी सेकंड स्टेज पे हो गया। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग या विपणन। विपणन में विजुअल डिस्प्ले वाले आ जाएंगे, जिसमें दिखाकर वस्तुओं को बेचा जाता है। फिर पब्लिक रिलेशन और प्रमोशन। पब्लिक रिलेशन, कस्टमर, हमारे प्रीवियस जो पुराने कस्टमर हैं, करंट कस्टमर्स हैं, उनके पास साथ रिलेशन बना के रखना, उनको टाइम टू टाइम कॉल करना, मैसेज करना, उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना। और प्रमोशन, कोई सा भी नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो उसको कस्टमर तक बताना, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आएगा। नेक्स्ट आता है मर्चेंडाइज। इसको व्यापार कहा जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पर सामान ख़रीदने के लिए किसी दूसरी कंपनी से कांटेक्ट करती है। तो इन्वेंट्री, जब भी कोई सामान ख़रीदा जाता है, रॉ मटेरियल कहीं से ख़रीदा जाएगा, तो उसके लिए पहले प्लानिंग की जाती है, फिर उसको ख़रीदा जाता है, फिर इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जाता है। इन्वेंट्री हमारे यहाँ पर जो भी सामान है बेचने के लिए जो हम रखते हैं, उसको कंट्रोल करके रखते हैं कि कभी हमारे यहाँ पर इतना सामान इकट्ठा नहीं हो जाए कि उसको रखने की जगह ही नहीं मिले, और कभी हमारे यहाँ पर इतनी सामान की, इन्वेंट्री की इतनी कमी भी नहीं हो जाए कि कस्टमर को वापस हमारे यहाँ से लौटना पड़े। ये होता है मर्चेंडाइज वाले डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स। अभी हमने पहले भी पढ़ा था इसको। ह्यूमन रिसोर्स में आएगा स्टाफ हो जाएगा और ट्रेनिंग हो गई इसमें। फिर नेक्स्ट आता है फाइनेंस। फाइनेंस, जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, वो बैंक से पैसा उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में वही चीज़ आती है कि आपके यहाँ पर कितना क्रेडिट हुआ है, कितना रेवेन्यू है, कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपकी अभी करंट पोजीशन क्या है। तो अकाउंटिंग और क्रेडिट वाला पार्ट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आता है।
नेक्स्ट देखते हैं हम टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जितने भी चीज़ें चल रही हैं, हर डिपार्टमेंट में आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? रिटेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो चार्ट था उसी को हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं संगठनात्मक संरचना के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ दिशा निर्देश हैं। सबसे पहला है लक्षित बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करना। टारगेट मार्केट जो होता है, हम जब भी संगठन की संरचना बनाएंगे तो उसमें हम टारगेट मार्केट की ज़रूरतों को देखते हुए ही हमारे स्टोर का संगठन बनाएंगे, उसको उसी तरह से डिज़ाइन करेंगे। तो लक्षित बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने में ग्राहक सेवा के लिए उचित स्टाफ का प्रबंधन, हमारे यहाँ पर कस्टमर सर्विस के लिए उचित स्टाफ होना चाहिए, कम से कम इतने मेंबर्स होना चाहिए जो हर कस्टमर को अच्छे से सुन सकें, उनकी शिकायतों का समाधान कर सकें। फिर आता है स्टाफ को पर्याप्त जानकारी होना और विनम्र होना। स्टाफ को हमें इतना नॉलेज देनी है कि वो आपके यहाँ के प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पर्याप्त जानकारी रखें, और आपके स्टाफ हमेशा पोलाइटली ही कस्टमर से पेश आए, हमेशा विनम्र और शालीन होकर ही कस्टमर से बात करें। मतलब उनको इस तरह से बात करनी है जैसे अपने किसी फ्रेंड के साथ बात करनी है, बिल्कुल फेमिलियर होकर उनको कस्टमर के साथ बात करनी है। नेक्स्ट आता है स्टोर में पर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता का प्रबंधन। जब भी ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है तो स्टोर में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनकी अवेलेबिलिटी का मैंने अरेंजमेंट करना भी इसके लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। ये हमने देखा टारगेट मार्केट की ज़रूरत को पूरा करना। सेकंड आता है कर्मचारियों की आवश्यकता। कर्मचारी की क्या क्या आवश्यकता होती है, उनको क्यों रखा जाता है। तो कर्मचारियों को अपने यहाँ की जो कर्तव्य है, अपने पद और कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करना चाहिए। जिस एम्प्लॉई को जिस काम के लिए ज़िम्मेदारी दी गई है, उस एम्प्लॉई को, उस कर्मचारी को उस काम को बिल्कुल ईमानदारी के साथ करना चाहिए। समय समय पर कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक संस्था अपने यहाँ पर अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए समय समय पर कुछ पार्टीज़ का आयोजन करती है, कुछ कार्यक्रम का आयोजन करती है। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है ताकि एम्प्लॉई को यूँ नहीं लगे कि हमारा यहाँ पर सिर्फ काम ही करवाते हैं, और ताकि उनको वहाँ के स्टाफ से मिलने जुलने का मौका भी मिले। नेक्स्ट आता है निर्णय लेने में कर्मचारियों का योगदान होना चाहिए। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड पोजीशंस जो होती हैं, उनको जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो अपने एम्प्लॉयज़ से भी पूछना चाहिए, अपने कर्मचारियों से ही पूछना चाहिए कि क्या चीज़ सही रहेगी, क्या चीज़ सही नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं संगठनात्मक संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। सबसे पहले आपके इसमें दे रखा है कार्यक्षेत्र का दायरा, पैमाना। अगर आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो आपका स्थानीय है, क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय, अगर आप छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं तो वो चीज़ प्रभावित करेगी। अगर आप क्षेत्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं वो प्रभावित करेगी। अगर आपका जो कार्य क्षेत्र है वो नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय स्तर का है, तो भी अलग तरह से उसको प्रभावित करेगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। और अंतर्राष्ट्रीय है तब भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रभावित होगा। अगर राष्ट्रीय की बात करें तो राष्ट्रीय में आपको ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय हो चुकी है तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को उसी तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसी तरह से उसको बनाना पड़ेगा जैसे और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल की होती हैं। ये इंटरनेशनल लेवल की अगर होंगी तब भी आपको इंटरनेशनल पॉलिसीज़ का ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल जो एमएनसीज़ होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसी तरह से आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं हम बेचे जाने वाले उत्पादों के प्रकार और प्रकृति। संगठन की संरचना को प्रभावित करने के लिए जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके प्रकार और उसकी जो नेचर होता है वो भी प्रभावित करता है। अगर आप एफएमसीजी गुड्स के ऊपर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर अगर आप डील कर रहे हैं, उस तरह के प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलग रहेगा। अगर आप कोई
रिटेल स्टोर की बात करें या डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलग रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विभागीकरण के प्रकार। जो डिपार्टमेंट बनाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो वो भी संगठन की संरचना को प्रभावित करते हैं। उत्पाद या स्थान के अनुसार आपके डिपार्टमेंट में जिस तरह के आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में जिस तरह के अलग अलग वस्तुओं के विभाग बनाए जाते हैं, जैसे सब्जियों का विभाग अलग रहेगा, फ्रूट्स का विभाग अलग रहेगा, कपड़ों का विभाग अलग रहेगा, और दूसरे जो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं, या हम बात करें एफएमसीजी गुड्स की बात करें, तो हर डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो ये भी एक संगठन की संरचना को प्रभावित करती हैं। ये भी एक फैक्टर है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रत्येक रिटेल संगठन की संरचना अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया तो हर ऑर्गेनाइजेशन हर संरचना को यही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, यही मानना पड़ेगा कि सबसे ऊपर शेयर होल्डर बनाएं। फिर ऐसा कुछ नहीं है। हर कंपनी का हर रिटेल संगठन की संरचना अलग अलग हो सकती है। क्लियर है हमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं संगठनात्मक वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। अभी तो हमने देखा था संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो वातावरण होता है संगठन का, उसको कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है स्टेबल एनवायरनमेंट, स्थिर वातावरण। अगर वातावरण स्थिर रहेगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम प्रभावित होगी। ऐसे वातावरण में परिवर्तन छोटा और बहुत कम होता है। इस वातावरण का संरचना और संस्कृति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं परिवर्तनशील वातावरण या अनस्टेबल या वोलेटाइल वातावरण। इसमें क्या होता है, एकदम से कंपटीशन आ जाएगा, दूसरी कंपनी एकदम से आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। कभी सर्दी आती है, सर्दी में आपको प्रोडक्ट चेंज करने पड़ते हैं। गर्मी आती है, गर्मी में आपको अलग तरह के प्रोडक्ट्स देने पड़ते हैं। बारिश का मौसम आ गया तो बारिश में आपको बारिश के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे। तो जैसे ही आपका कोई एनवायरनमेंट चेंज होता है, वातावरण चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो मौसम के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर कई सारी परेशानियाँ आ सकती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को प्रभावित करेगा। तो इसमें क्या होता है, एकदम से प्रतियोगिता की अचानक उपस्थिति हो जाएगी। कोई भी हमारा कंपटीटर हमारे प्रोडक्ट के जैसा प्रोडक्ट मार्केट में हमसे कम रेट पर ले आएगा। नेक्स्ट आता है वो प्रतियोगिता की उपस्थिति का समापन। जो कंपटीशन था, एकदम से मौसम चेंज हुआ। मान लो हमने सर्दी के लिए कोई प्रोडक्ट्स बना रखे थे, कपड़ों की बात करते हैं हम, गारमेंट्स की, हम सर्दी के कपड़ों की भी डील करते हैं, लेकिन हमारा कंपटीटर जो था उसके पास सर्दी के कपड़े नहीं थे। तो एकदम से जो कंपटीटर था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हमारा कंपटीटर कोई नहीं रहा, अभी हम मार्केट में अकेले हैं जो सर्दियों के कपड़े बेचते हैं। नेक्स्ट है एक उत्पाद में लगातार दोष। किसी भी जब परिवर्तन होता रहेगा वातावरण में तो कोई सा प्रोडक्ट कभी भी एकदम से ख़राब हो सकता है। एक नए प्रतियोगी के लिए कर्मचारियों की एक बड़ा विस्थापन, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से। ऐसी पोजीशन में अगर ऐसी स्थिति आए तो रिटेलर को क्या करना चाहिए, उसके लिए हम देखते हैं दोषपूर्ण उत्पादों की जगह नए उत्पाद बदलना। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, दोष है, किसी उत्पाद में दोष है, तो हम कस्टमर को उसकी जगह नए उत्पाद दे सकते हैं। तुलनीय ब्रांड बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, हम कस्टमर को जिस तरह का प्रोडक्ट था उसी तरह का दूसरा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्राहकों को भुगतान वापस करना, अगर कस्टमर को कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो हम कस्टमर को पैसा वापस कर सकते हैं। उत्पाद की आपूर्ति, जो सप्लाई होती है, सप्लाई रुक जाने पर ग्राहकों को उसी कीमत के बारे में दूसरा उसी के जैसा ब्रांड उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तकनीक में परिवर्तन, टेक्नोलॉजी चेंजेस। जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो प्रभावित होता है। जैसे पहले जब कंप्यूटर नहीं आए थे, कंप्यूटर नहीं आने से पहले सारा काम फाइल्स में होता था, सारा डॉक्यूमेंट्स में, कागज़ों में होता था। जैसे कंप्यूटर्स आए हैं, कंप्यूटर्स आने के बाद पूरा हमें, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं, या हमारे यहाँ पर उसी तरह के कर्मचारी रखते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने पर भी संगठन का वातावरण प्रभावित होता है।
फोर्थ है लचीले गतिशील संगठन, फ्लेक्सिबल डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तेज़ी से आगे बढ़ते बाजार और बदलती प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में ढीली संरचना और संगठन के अंदर ढीले आपसी संबंध की ज़रूरत होती है ताकि संरचना और संस्कृति में शीघ्र बदलाव की सुविधा दी जा सके। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको फ्लेक्सिबल होती हैं, अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर लेती हैं, कभी भी किसी भी तरह से अपना सीईओ चेंज कर लेती हैं, तो ये भी एक तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को प्रभावित करेगा। उसके बाद आती है विभिन्नताएं या डिफ्रेंशिएशन। इसमें क्या होता है, वह प्रक्रिया जिससे एक संगठन लोगों और संसाधनों को संगठन का कार्य सौंपती है और कार्य से जुड़े अधिकार का संबंध बनता है। जैसे हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, अभी तक हमने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग तरह के काम दे रखे थे, डिवाइड कर रखा था। फिर हमने 2 महीने के बाद उनको अपने काम उनको दूसरे तरह के काम दे दिए। तो ये भी चीज़ भी हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वातावरण को, एनवायरनमेंट को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कुछ असेसमेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपकी बुक के पीछे हैं, उसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट आपका जो फिलअप्स है उसमें देखते हैं, रिटेलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। रिटेलिंग वितरण चैनल की एक अंतिम श्रृंखला है, एक प्रक्रिया है। मतलब वितरण चैनल की अंतिम श्रृंखला क्या होती है, रिटेलिंग। जैसे प्रोडक्शन से लेकर सबसे लास्ट में कंज्यूमर के हाथ तक जो प्रोडक्ट दिया जाएगा तो रिटेलिंग के ज़रिए ही दिया जाएगा। सेकंड हम रिक्त स्थान देखते हैं, द पर्पज़ ऑफ रिटेल बिजनेस इज़ टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द एंड यूज़र्स फॉर देयर पर्सनल एंड हाउस होल्ड कंजम्पशन। रिटेल व्यापार का प्रयोजन वास्तविक प्रयोक्ताओं को, मतलब प्रयोक्ता मतलब कंज्यूमर, उसका जो यूज़ करने वाले हैं, उनकी खुद की, स्वयं या घर वालों की आवश्यकता पूरी करने के लिए सामान या सेवाओं की बिक्री करना है जो सही समय पर सही स्थान पर इस्तेमाल की जा सके। थर्ड हम देखते हैं, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल नीड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। प्रत्येक संगठन चाहे बड़ा हो या छोटा, उसको संगठनात्मक संरचना की ज़रूरत होती है। फोर्थ है, एम्प्लॉयज़ या स्टाफ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप फॉर अ रिटेल स्टोर। किसी भी रिटेल स्टोर का जो सबसे महत्वपूर्ण समूह होता है वो उसके कर्मचारी या स्टाफ का समूह होता है। कर्मचारी और स्टाफ के बिना कोई भी रिटेल स्टोर काम नहीं कर पाएगा। आगे आपको दे रखे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्न। फर्स्ट है, एक रिटेल संगठन वस्तुओं सेवाओं को सीधे बेचा जाता है। किसको बेचता है रिटेल संगठन? कंज्यूमर को, उपभोक्ता को। आपका इसमें आंसर आ जाएगा घ, उपभोक्ता। सेकंड है, रिटेल शॉप की आवश्यकता के अनुरूप प्रारूप में परिवर्तन करता है। किसके अनुरूप? अपने यहाँ का जो फर्नीचर है, फिक्सर है, किसको अट्रैक्ट करने के लिए, किसको आकर्षित करने के लिए परिवर्तित करता है रिटेल स्टोर? उपभोक्ताओं को, कस्टमर्स को। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ग, उपभोक्ता या कंज्यूमर। थर्ड आपका एमसीक्यू है, रिटेलर के बीच एक सीधा लिंक है। किस किस के बीच में सीधा लिंक होता है रिटेलर का? प्रोड्यूसर और उपभोक्ता। प्रोड्यूसर जो निर्माता होता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, और कंज्यूमर के बीच में रिटेलर एक सीधा लिंक का काम करता है। यहाँ पर होलसेलर और उपभोक्ता भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन में होलसेलर उपभोक्ता नहीं लिखा हुआ है, या उपभोक्ता बिचौलिया। ठीक है, यहाँ पर बिचौलिया जो होता है बीच में जो सामान को डिलीवर करने का काम करते हैं, या होलसेलर को भी कह सकते हैं हम इसमें। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा घ, उपभोक्ता और बिचौलिया के बीच में लिंक का काम कौन कर रहा है? एक रिटेलर। हम देखते हैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे। प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, कोई सा भी प्रोडक्ट बना हुआ है, मान लो पार्ले जी बिस्किट एक इंडस्ट्री में बन रहा है। इंडस्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, रिटेलर से कंज्यूमर के पास गया। तो यहाँ पर रिटेलर और उपभोक्ता के बीच में, मतलब रिटेलर एक कड़ी का काम कर रहा है। किस किस के बीच में? एक तो होलसेलर और एक कंज्यूमर। तो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में जो एक लिंक का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? रिटेलर। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आ जाएगा घ, उपभोक्ता या बिचौलिया। ठीक है, आपका ये फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट सेशन
जो डिटेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हुआ। आपको ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।